वहाँ पे। ठीक है, शेयर करिए। यस मैम। मैम, शेयर मार्केट को समझने के लिए सबसे पहले 4 स्टेज को समझना होता है। सबसे पहले बिगिनिंग ऑफ शेयर मार्केट, यानी कि शेयर मार्केट होता क्या है, इसमें बीएससी एनएससी इंडेक्स क्या होता है, सेंसेक्स क्या होता है, निफ्टी क्या होता है, आईपीओ क्या होता है, ये सब जानेंगे। और जो सेकेंड जो स्टेप होता है ना मैम, उसमें जानना पड़ता है फंडामेंटल एनालाइज। कंपनी का फंडामेंटल एनालाइज करना पड़ता है, यानी कि कंपनी का कैश फ्लो कैसा है, बैलेंस शीट कैसा है, उसका कैश फ्लो, बैलेंस शीट। और भी देखा जाता है जैसे कंपनी के पास डेट कितना है, कंपनी का एसेट कितना का है, कंपनी का बिजनेस का मॉडल क्या है, रेवेन्यू आता है कि नहीं आता है। उसके बाद एक तीसरा स्टेप होता है, उसमें हम टेक्निकल एनालाइज करते हैं कंपनी के बारे में, कि टेक्निकल से रिलेटेड, कि जैसे ये आ रहा है तो कितने पे जाएगा, इस पे अलर्ट सेट कर सकते हैं कि जब कंपनी का इतना रेवेन्यू आए तो हमें अलर्ट आ जाए कि हम इससे बाय कर सकते हैं। और लास्ट जो स्टेज होता है उसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं और स्टॉक मार्केट से पैसा अर्न कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप में हम ये समझते हैं, सबसे पहले बिगिनिंग ऑफ स्टॉक मार्केट के बारे में जानते हैं। तो बिगिनिंग में सबसे पहले आते हैं कि स्टॉक मार्केट होता क्या है। सबसे पहले जैसे हम कोई भी गुड्स खरीदते हैं तो गुड्स खरीदने के लिए बगल वाले के दुकान पे जाते हैं, वैसे ही हमें जब स्टॉक खरीदना है कोई कंपनी का तो हमको स्टॉक एक्सचेंज के पास जाना पड़ता है। तो इंडिया में 2 स्टॉक एक्सचेंज फेमस है, एक बीएससी और एक एनएससी। बीएससी मतलब मुंबई स्टॉक एक्सचेंज और एनएससी मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बीएससी जो है मुंबई स्टॉक एक्सचेंज वन, उसमें 100 लगभग लगभग 1700 कंपनियां हैं। और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में 4000 कंपनियां लिस्ट है मैम। तो अब स्टॉक मार्केट यहाँ पे शेयर मार्केट के नाम से भी जाना जाता है और इक्विटी मार्केट के भी नाम से जाना जाता है। अब सबसे पहले इसमें ये जानते हैं, जैसे बीएससी और एनएससी क्या होता है। कोई भी कंपनी अपना शेयर पब्लिक में इशू करना चाहती है, और वो इसमें भी एक स्टेप होता है, जैसे वो प्राइवेट कंपनी है तो उसको सबसे पहले पब्लिक कंपनी करना पड़ेगा, उसके बाद वो आईपीओ निकाल सकता है, सबसे पहला जो स्टॉक करने का। इसमें क्या है, बीएससी और एनएससी में जब कंपनी यहाँ से हम खरीद सकते हैं, इसके लिए सबसे पहले उसको सेबी से ये करवाना पड़ेगा। सेबी से इसलिए कराना पड़ेगा ताकि कोई मतलब कंपनी में फ्रॉड ना हो। जैसे हर्षद मेहता का जो फ्रॉड हुआ था उसमें क्या हुआ था, कंपनी मतलब कंपनी का बिजनेस बढ़िया नहीं था और वो फॉल्स रिप्रेजेंट करके कि मेरा कंपनी ऐसा है, इतने का एसेट है, करके ये यहाँ पे बीएससी के जरिए पैसा इकट्ठा किया और भाग गया। तो इसी को फ्रॉड ना हो इसके लिए यहाँ पे इसका एक सेबी होता है, जैसे बैंक का आरबीआई होता है। अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे हम कोई भी जो इससे मतलब शेयर खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए, शेयर खरीदने के लिए बीएससी और एनएससी से खरीदना पड़ता है। यहाँ पे पहले क्या होता था कि जैसे बैंक में जाते हैं और पैसा डिपॉजिट करते हैं या फिर विड्रॉ करते हैं तो हमें रिसीविंग मिलता है, वैसे ही यहाँ पे भी मिलता था। लेकिन अब इसको क्या कर दिया गया है, डीमेटेरियलाइज कर दिया गया है, यानी कि यहाँ पे डीमेट अकाउंट ला दिया गया है। और डीमेट अकाउंट के लिए आपको ट्रेडिंग अकाउंट भी खोलना पड़ेगा और इसके लिए सेविंग और करेंट अकाउंट भी होना चाहिए। सेविंग अकाउंट और करेंट अकाउंट इसलिए होना चाहिए जिससे आप ट्रेडिंग अकाउंट में पैसा रख सके और ट्रेडिंग अकाउंट के जरिए आप ट्रेड कर सकते हैं। और जो भी आप ट्रेड करेंगे शेयर, वो आपका डीमेट अकाउंट में शो करेगा। जैसे बैंक में पैसा जो रखते हैं वो भी शो करता है। अब बैंक में भी क्या होता है, इसके लिए जैसे आप पैसा उसमें रखे हैं तो उसके लिए पेटीएम पे बैंक, गूगल, पेपैल, ये सब के जरिए आप देख सकते हैं कि पैसा है, ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी वैसे ही होता है, ट्रांजेक्शन किसी भी मतलब शेयर को सेल करने के लिए या फिर परचेज करने के लिए बहुत सारा ये है। ब्रोकर ब्रोकर मतलब यहाँ पे ऐप बनाया अपना। तो बहुत सारा ऐप है, जैसे ग्रो ऐप है, अप स्टॉक है, एंजल ब्रोकन ऐप है, और भी है। अब यहाँ से हम खरीद सकते हैं। अब यहाँ पे एक होता है इन्वेस्टमेंट होता है और एक ट्रेडिंग होता है। ट्रेडिंग मतलब शॉर्ट टाइम होता है, एक तरह का ये गैम्बलिंग ही होता है जिसमें हम सुबह में पैसा लगाए और शाम में चाहते हैं कि इसको हम दुगुना कर ले, तिगुना कर ले। और एक इन्वेस्टमेंट होता है, इन्वेस्टमेंट को बढ़िया माना जाता है, ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है। लॉन्ग टर्म के लिए ये हमको लगभग लगभग इसमें घाटा भी हो सकता है और प्रॉफिट भी बहुत हो सकता है, जिसमें 30-30% तक के मतलब प्रॉफिट होता है। जैसे बैंक में हम एफडी में पैसा रखते हैं तो 4% का प्रॉफिट होता है, गोल्ड में भी करते हैं तो इतना प्रॉफिट नहीं होता है, रियल एस्टेट में भी प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो इतना नहीं होता है। बट इसमें यदि हम लॉन्ग टाइम के लिए रखते हैं
जैसे हम इन्वेस्ट कर दिए कोई बढ़िया कंपनी, हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड अभी फेमस कंपनी है, बहुत सारा है, तो हम इसमें लगा दिए, तो हम 5 साल 6 साल के बाद देख सकते हैं, जैसे हम 1 लाख लगा दिए हैं तो ये करोड़ में भी हो सकता है। अब इसमें भी अ, ये खरीद पैसा लगा सकते हैं, ज्यादा हो सकता है। अब यहाँ पे हम समझेंगे फंडामेंटल एनालाइज और टेक्निकल एनालाइज में क्या होता है ना। फंडामेंटल एनालाइज में कंपनी के बारे में मतलब यही जानना होता है कि कंपनी कैसा है, बैलेंस शीट ट्रायल बैलेंस देना पड़ता है। अब यहाँ पे एक जो होता है वो टेक्निकल एनालाइज होता है। टेक्निकल एनालाइज में जानना पड़ता है इंट्राडे इंट्राडे ट्रेडिंग होता है, एक ऑप्शन ट्रेडिंग होता है। अब इंट्राडे ट्रेडिंग और ऑप्शन ट्रेडिंग होता है ये टेक्निकल एनालाइज में। इसमें क्या होता है मैम, जैसे शॉर्ट टर्म में कैसे कमा सकते हैं, जैसे कोई कंपनी अपना शेयर लेके आने वाला है 50,000 का, किसी भी कंपनी का शेयर 50,000 का है। अब हम चाहते हैं कि वो कंपनी 50,000 का शेयर लेके आएगा और आते ही उसका शेयर मतलब इसमें बोली लगता है और आते ही उसका 70,000 का हो जाएगा 50,000 वाला शेयर, तो हमको पता है कि इसमें 20,000 का हमको प्रॉफिट होने वाला है। तो इसको हम पहले भी बुक कर सकते हैं, और पहले बुक करने के लिए ऐसे कर सकते हैं, उसको बोल सकते हैं कि हमें ये इसमें प्रॉफिट भी हो सकता है। इसमें क्या है कि आपको लॉस लिमिटेड होगा और प्रॉफिट अनलिमिटेड होगा। अब 50,000 का शेयर लेना है, उससे पहले तो हम उसको बोलते हैं कि ये शेयर आने वाला है, ये हमको चाहिए, तो हम पहले ही बुकिंग कर लेते हैं। और बुकिंग के समय वो हमसे कुछ पैसा लेता है, ऑलमोस्ट 1,000 रुपया लेगा। 50,000 का शेयर का हम 1,000 रुपया दिए हैं, अब आते ही वो शेयर हो सकता है 60,000 का हो जाए, तो हमें 10,000 का प्रॉफिट होगा। और मान लेते हैं कि 50,000 का शेयर है और आते ही उसका कोई मार्केट में खरीदे ही ना 40,000 का हो जाए, तो यहाँ पे 10,000 का लॉस हो रहा है। 10,000 के लॉस पे जब हम क्या कर सकते हैं, वो शेयर को नहीं खरीदेंगे तो हमारा सिर्फ 1,000 का लॉस होगा जो हम पहले प्री बुकिंग में जो लगाए थे। बस यही होता है ऑप्शन ट्रेडिंग में। और ये फंडामेंटल एनालिसिस ये मतलब बहुत लंबा है, इसमें बहुत चीज जानना पड़ता है। और उसके बाद हम इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं। और इसमें भी जैसे कोई कंपनी होता है तो वो कितना शेयर इशू कर सकता है, जैसे वो 1 करोड़ का कंपनी है तो वो चाहे तो 1 करोड़ शेयर भी ये कर सकता है, एक शेयर 1 रुपये का होगा। अब वो चाहे कि हम 50 लाख शेयर करें तो एक शेयर 2 रुपये का होगा। अब वो चाहे कि हम एक ही 100 शेयर निकाले तो एक शेयर 1 लाख का होगा। और महंगा शेयर हो जाएगा तो सिंपल आदमी उसे नहीं खरीद सकता है, तो इसीलिए वो शेयर को मतलब छोटा बनाता था कि सिंपल आदमी भी खरीद ले। अब इसमें अ, हाँ यस मैम। अब जैसे कि हम चाहते हैं कि अमेरिकन कंपनी का टेस्ला का शेयर खरीदे, टेस्ला का खरीदे या फिर अमेजोन का खरीदे या फिर एप्पल का कंपनी, तो हमको पता है कि एप्पल कंपनी हाईएस्ट जाता है, इसका बढ़िया मैनेजमेंट सिस्टम है, प्रोडक्ट बढ़िया है, तो हम एप्पल का कैसे खरीद सकते हैं। तो उसके लिए सबका अपना अपना स्टॉक एक्सचेंज होता है, जैसे इंडिया में बीएससी एनएससी है, वैसे ही अमेरिका में एनवाईएससी है। एनवाईएससी है, उसके बाद स्टैंडर्ड एंड पोर करके एस एंड पी है जिसमें 500 कंपनी लिस्टेड है। और इसमें एक ये भी चीज होता है, जैसे कोई कंपनी है इंडिया का, उसका हेड क्वार्टर इंडिया में है, तभी वो एनएससी या बीएससी में लिस्ट कर सकता है। मान लीजिए कंपनी इंडिया का वो वर्क फॉरेन में कर रहा है, उसका हेड क्वार्टर फॉरेन में है, तो वो इंडियन इसमें लिस्ट नहीं कर सकता है। फॉरेन कंपनी भी है यदि इंडिया में, उसका हेड क्वार्टर इंडिया में है, तो वो बीएससी और एनएससी में लिस्ट कर सकता है। अब एक यहाँ पे ये भी होता है कि ये पता कैसे चले कि मार्केट हाई जा रहा है। अब जैसे बीएससी में 1,700 कंपनियां हैं, अब 1,700 कंपनियों का एक एक करके हम एवरेज निकालेंगे तो बहुत हो जाएगा। तो इसमें क्या किया जाता है, 30 कंपनी को, जो 30 इसमें बढ़िया कंपनी है उसको लिया जाता है और 30 कंपनी का एवरेज निकाला जाता है। वैसे ही नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में 4,000 कंपनी है जिसमें से 50 को रखा जाता है इंडेक्स के लिए। अब ये 30 कंपनी ग्रो कर रही है, मतलब बढ़िया जा रहा है, तो मार्केट बढ़िया है। निफ्टी में भी ऐसे ही होता है, 50 कंपनी है, अब 50 कंपनी का एवरेज बढ़िया जा रहा है तो मार्केट बढ़िया चल रहा है, डाउन करता है तो मार्केट डाउन कर सकता है। तो यहीं से पता चलता है, इसमें कंपैरिजन किया जाता है, जिसमें 50 बीएससी का जो 30 कंपनी लिए उसको सेंसेक्स बोला जाता है, और नेशनल का जो हम 50 कंपनी लिए हैं वो नेफ्टी के नाम से जाना जाता है। इसको हम ऐसे नहीं जान सकते कि ये 13,000 सेंसेक्स है तो ज्यादा है कि कम है, तो इसको देखा जाता है, कंपेयर किया जाता है, कंपैरिजन किया जाता है पिछले मतलब दिन से, सप्ताह से, महीने से। बस यही होता है। ये ये बहुत चीज इसमें जानना पड़ता है, एक्सपर्ट ही कर सकता है इसमें ये। तो शेयर ट्रेडिंग एक बार भी शुरू किए कि नहीं? मैम इसके लिए सबसे पहले अकाउंट खोलना पड़ेगा, डीमेट अकाउंट। उसमें क्या होता है
पेन कार्ड लगता है, और हमारे पास पेन कार्ड नहीं है। पेन कार्ड नहीं है तो एटीएम भी नहीं है, एटीएम नहीं है तो पेटीएम, पे बैंक, गूगल पे, ये सब कुछ नहीं चलाते हैं। बस अब अप्लाई सोच रहे कि अप्लाई करें, अब कुछ कुछ मतलब करें। ठीक है। मुझे लगता है बहुतों की स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए करेंट अकाउंट रखना जरूरी है। करेंट अकाउंट जरूरी नहीं है, सेविंग अकाउंट भी रहेगा तो आप सेविंग अकाउंट के जरिए इस ट्रेडिंग में पैसा रख सकते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट के जरिए हम ट्रेड करते हैं सिंपली। जैसे आप डिमेट अकाउंट, आप कोई भी मतलब इस पे अकाउंट खुलाएंगे। अब जैसे हमको टेस्ला का लेना है तो टेस्ला के लिए एक एंजल ब्रोकिंग ऐप है। एंजल ब्रोकिंग है जो इंटरनेशनल है, उससे आप इंडियन भी खरीद सकते हैं, जापान का भी, जैसे सोनी बढ़िया है तो जापान का भी खरीद सकते हैं, फॉरेन कंपनी जैसे बीएमडब्ल्यू का भी खरीद सकते हैं। तो उसके लिए आपको बहुत सारा है, जैसे capital.com होना चाहिए, 5paisa.com ऐप है, उससे भी कर सकते हैं। इसके जरिए कर सकते हैं। और करेंट अकाउंट जरूरी नहीं है, सेविंग अकाउंट भी रहेगा तो सेविंग अकाउंट के जरिए हम सेविंग अकाउंट के जरिए ट्रेडिंग में पैसा रख सकते हैं, जिससे हम ट्रेड कर सकते हैं। सिंपल ट्रेडिंग होता है शॉर्ट टर्म करिए, ये गैम्बलिंग होता है। शॉर्ट टर्म मतलब एक रहना चाहिए, आपको कहने का मतलब ये है ना, या तो सेविंग अकाउंट रहे या तो करंट अकाउंट रहे। मतलब इसमें शेयर गैम्बलिंग। शेयर मार्केट में वन डे ट्रेडिंग होता है, वो कैसे होता है? वन डे ट्रेडिंग होता है जिसको हम बोलते हैं इंट्रा डे ट्रेडिंग। इंट्रा डे ट्रेडिंग में क्या होता है, ये न्यूज वगैरह पे भी काम करता है, न्यूज डाउन करने के लिए। और जैसे कोई कंपनी कोई शेयर नहीं लाता है तो उसका जैसे शेयर 5,000 का है, हमको पता है कि इसका शेयर आते ही बढ़ने वाला है, आते ही बढ़ जाएगा, तो हम पहले से ही उसको खरीद लेंगे और पहले से ही कुछ पैसा देके खरीदेंगे, ज्यादा नहीं। अब आ गया बढ़ गया तो हमको प्रॉफिट हो गया, घट गया तो जो कुछ पैसा लगाए हैं बट ये हो बीएसई और जाएगा। एनएसई जो इंडिया का जो जो है, उसमें हाँ, तो उसमें तो ऐसे नहीं होता है। एनएससी प्री जो बुकिंग प्री बुकिंग जो होता है वो आपका ऐप पे होता है। जैसे ये जो जितना कौन भी सा ऐप ऐप है, पे? कौन से ऐप पे? जैसे अप स्टॉक ऐप है एक, अप स्टॉक नहीं ऐप होता है उस पे प्री बुकिंग। एक होता है, ये अप स्टॉक पे ही होता है। जैसे ब्रोकर का इसमें ये सिस्टम होता है कि आप जैसे बुकिंग कीजिए ना तो आपसे कुछ अमाउंट लेगा जो उसका फिक्स होता है। 2 साल से यूज कर रहे हैं भाई। ये होता है अभी इसमें एक ये भी सिस्टम है, जैसे कि हम अप स्टॉक डाउनलोड करते हैं और किसी को रेफर करते हैं, तो एक कोई को रेफर करते हैं, अकाउंट खोलते हैं तो वो पहले 500 रुपया देता है, 600 रुपया देता है, इससे भी पैसा आ जाता है। कौन से ऐप से 600 रुपये देता है? अप कोई स्टॉक। से कोई से ऐप में नहीं देगा भाई। नहीं हम आपको देता प्रूफ है। भेज देंगे व्हाट्सएप पे कि पैसा आया है, ठीक है। लाख लाख रुपया कमा जाता है करना शुरू लोग। भाई वो दिखाने के लिए है, जब तुम लगाओगे ना तो मालूम चल जाएगा। दिखाने के लिए लोग बोलते एंजल ब्रोकिंग पे रेफर या 200 है। हाँ। एंजल ब्रोकिंग पे है ना एक अप स्टॉक जो ऐप है ना, उसमें आपको बंद है भाई। वो मार्केट बनाने के लिए लाया था, मार्केट हाँ उसका तो बन गया, हटा दिया। मार्केट बनाने के लिए ये ऑफर दिया जाता है ताकि हमको पब्लिक आए तो लॉन्ग टर्म में कंपनी को फायदा होता है, जिससे अब जैसे आप कोई भी ऐप से आप ट्रेड कीजिएगा ना तो उसको और कुछ ना कुछ वो ब्रोकिंग और चार्ज जो लेता तुम है। बात करो अप स्टॉक, वो इंडियन नहीं है, उसका कोई ठीक नहीं है, कब डूब जाएगा। कुछ दिन अरे पहले वो इंडियन नहीं है, डाटा रतन लीक भी टाटा किया इसमें था इन्वेस्ट आप किया स्टॉक। हुआ है। टाटा इन्वेस्ट किया है तो थोड़े, टाटा क्या मालिक है? टाटा का जो मालिक है वो मतलब उसके पास जो मैनेजमेंट का जो टीम है ना वो बहुत पावरफुल टीम है, तब ना अभी लगभग लगभग 4,000 कंपनी को ऑपरेट करता है, जिसमें फेमस कंपनी है यस, टाटा मोटर, टाटा स्टील, टाटा केमिकल, ये सब फेमस है, तो ऐसे थोड़ी ना डिस्कशन चलाते हैं। हेल्दी होना चाहिए अभिनव। आप बोल जो भी रहे हैं बस तरीके से बोलिए, ठीक है। ओके डिस्कशन मैम। हेल्दी होना चाहिए, राइट। खैर, मेन है जब आप इन्वेस्ट करेंगे तब बेटर प्रैक्टिकल नॉलेज हो पाएगा। थियोरेटिकल नॉलेज और प्रैक्टिकल नॉलेज दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। मैम अभी ऐसे हो सकता है, एक इन्वेस्ट ये भी हो सकता है, जैसे हम उसमें पैसा लगा के इन्वेस्ट करते हैं। एक इन्वेस्ट ये होता है, आप कॉपी पे लिखिए कि कौन सा कंपनी आपको लगता है कैसा परफॉर्म करने वाला है, कैसा जा रहा है, आप उसको फंडामेंटल एनालाइज करके कॉपी पे लिखिए, आप वैसा वैसा जा रहा है तो आप परफेक्ट कर रहे हैं तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आके लगा दिए बढ़िया तो जाना भी हो सकता है। और ये कंपनी इसलिए होता है ना, अब जैसे कि कोई कंपनी है, अब जैसे मेरा कंपनी है, 50 लाख का कंपनी है, हमको पैसा चाहिए ताकि हम अपना कंपनी को ग्रो कर सके।
तो उसके लिए हम पैसा कहाँ से लेंगे? डेट से लेंगे। डेट यानी कि कर्ज लेंगे, कर्ज लेंगे, उसमें बिजनेस बढ़िया नहीं चला, दे नहीं पाएंगे तो दिक्कत है। और यहाँ से हम कुछ, यहाँ से ज्यादा नहीं, 50% कम से कम कंपनी के पास होना चाहिए शेयर, ताकि कंपनी उसको ऑपरेट कर सके, उसका ऑनर है। और बाकी का जो शेयर है 40%, 50% वो हम इसमें कर सकते हैं। 50% से थोड़ा ज्यादा होना चाहिए कंपनी के पास, बाकी का शेयर इधर कर देंगे तो जिससे हम पैसा राइज हो सकता है, वो पैसा से कंपनी ग्रो कर जाएगा। अब बहुत सारा कंपनी इससे ग्रो किया है, जैसे बहुत सारा कंपनी है जैसे किया है, जैसे अडानी का है, अडानी ग्रीन, वो भी इसमें है। उसके बाद ये है रिलायंस कंपनी भी है, क्या बोलते हैं, नेस्ले है, आईटीसी है, बहुत सारा कंपनी है जो इससे फायदा करके ग्रो किया है। और इससे इकोनॉमिक भी पता चलता है देश का कि कैसा इकोनॉमिक है। जब मार्केट बढ़िया चल रहा है तो मतलब बिजनेस सब जो कंपनी बढ़िया कर रहा है, तो इससे इकोनॉमिक ठीक है। जब जो ये गिर जाता है, इसका मतलब ग्राफ गिरने लगता है, तो ये पता चलता है कि इकोनॉमिक सही नहीं है। ये तो अभी कोरोना का फर्स्ट फेज जब था तब पूरा इकोनॉमी पूरा आपका क्रैश हो गया था, लेकिन यही चीज क्रैश नहीं हुआ आपके सेकंड फेज में। ये नोटिस किए हैं? जबकि इकोनॉमी का पोजीशन तो अभी भी बेहतर है नहीं। फर्स्ट फेज जब आया था सब लोग पैसा निकालना शुरू कर दिए थे उससे, है ना, पूरा क्रैश हो गया था। लेकिन सेकंड फेज में क्रैश नहीं हुआ। रीजन? सेकेंड फेज में कंपनी वगैरह वर्क कर रहा था बढ़िया से, उतना बढ़िया से नहीं, फिर भी कंपनी चल रहा है मैम, वर्क फ्रॉम होम करके। यही रीजन है। हाँ, नहीं हाँ, इतना नॉलेज है, काफी है, और बढ़ाते रहिए। और इस तरह कई बार ऐसा हेल्दी प्लेटफॉर्म मिले, अगर अच्छे से डिस्कशन अगर हो, ठीक है। अभिनव, जैसे अभी आप बोल रहे थे नॉलेज है, वेल एंड गुड, लेकिन यही आप थोड़ा तरीके से रखते हैं ना, तो थोड़ा प्रोफेशनलिज्म झलकना चाहिए। नहीं मैम होता है भाई ये प्रोफेशनलिज्म में नहीं आता। आप कहीं और, आप पर्सनली आप लोग मिलिए, ऐसे बात करिए। लेकिन जब ऐसा प्लेटफॉर्म मिल रहा है, हेल्दी डिस्कशन होना चाहिए, ठीक है। नहीं होता है, प्रूव करिए स्टेटमेंट के साथ, हाँ हम ऐसा कर रहे हैं, नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो ऐसे बाकी सबको भी नॉलेज होगा, जानने का मौका मिलेगा, ठीक है। आगे भी ऐसा प्लेटफॉर्म दूंगी मैं। फिलहाल अब शुरू करते हैं अपना आरबीआई। हाँ, कुछ बोल रहे थे मैम? हम्म, मैम बोले डिस्कनेक्ट हो रहा है मेरा बार बार। नेट का प्रॉब्लम होगा उधर। आरबीआई इसमें है। ये देखिए आप लोगों का मॉड्यूल, जिसके पास नहीं है सब मिल गया है। देखिए सेंट्रल बैंक पे आप फोकस करते हैं, कॉमर्शियल बैंक आगे पढ़ेंगे, जैसे लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कशन किए थे। फाइन। देखिए सेंट्रल बैंक और कॉमर्शियल बैंक आपस में डिफरेंट काम करती है, ठीक है। जितना प्रॉफिट मोटिव आपका कॉमर्शियल बैंक का होता है, प्रॉफिट मोटिव आपका सेंट्रल बैंक का नहीं होता। उसका मेन काम है, एक समझिए ब्रिज की तरह काम करना बिटवीन गवर्नमेंट, फिर कॉमर्शियल बैंक, और आपका जो मेन पब्लिक जो है, कस्टमर्स जो है, उन लोगों के इंटरेस्ट के लिए, ठीक है। ये मेन पर्पस। मुस्कान, उठ करके बैठिए, यस मैम। पढ़ाई की तरह करिए। चलिए अब मैम पढ़ू? क्या मैम क्या बोलिए, सुनाई नहीं दिया, नेटवर्क आप इशू है। लेट करके पढ़ रहे हैं, वही मैं बोल रही हूँ, ठीक से बैठ करके पढ़िए जैसे पढ़ा जाता है। मैम बैठे ही हुए हैं। तो गलत नजर पड़ा, मुझे पावर बढ़ाना पड़ेगा फिर। चलिए फंक्शंस में डिस्कशन करते हैं। नंबर 1, यहाँ पे देखिए, रेगुलेशन ऑफ करेंसी इन अकॉर्डेंस विद रिक्वायरमेंट ऑफ बिजनेस एंड जनरल पब्लिक, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब यहाँ पे है कि इसका पर्पस है रेगुलेशन करना करेंसी का, ठीक है। रेगुलेशन मतलब हमारे कस्टमर तक पहुंचाने के लिए, या इकोनॉमी में कैसे फ्लो करेगा वो रेगुलेट करना।
करेंसी से याद आया, आपको पता होगा ये जो प्रिंट करता है आपका नोट, ये करने का जिम्मा किसका? आरबीआई। आरबीआई। और कॉइन को प्रिंट करने का जिम्मा किसका? कॉइन को फाइनेंस मिनिस्ट्री। गवर्नमेंट। हाँ चलिए, ये सब पता है, ये जिम्मा है। उसके आगे बाद उसके नेक्स्ट पॉइंट देखिए, द परफॉर्मेंस ऑफ जनरल बैंकिंग एंड एजेंसी सर्विस फॉर द स्टेट। देखिए आप लोग में ना डायरेक्ट ये शुरू कर दिया है, कहीं कोई हिस्ट्री का कोई डिस्कशन नहीं है, सिर्फ रोल है। इतना से नहीं है सफिशिएंट। आप लोग अपना पेन और पेपर लेकर के बैठिए। आपको इसमें जानना क्या क्या है आरबीआई में, ये सुन लीजिए। सबसे पहले आपको हिस्ट्री जानना जरूरी है कि आरबीआई सबसे पहले क्या स्टेटस था, अब क्या स्टेटस है, ठीक है, वो जानेंगे। उसके बाद आप ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, वो भी इसमें नहीं दिया हुआ है, वो भी एडिशन करना है इसमें, ठीक है। आरबीआई का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होगा। उसके बाद आएगा फंक्शन। सीधा हम लोग फंक्शन नहीं करने लगते हैं। जैसे अगर आपसे इंटरव्यू में पूछा जाए, सबसे पहले अपना नाम, ठीक है, इंटरव्यू छोड़िए, आप सबसे पहले आपके बारे में जानना जरूरी है ना। आपके बारे में कुछ पता नहीं है, सीधा हम फंक्शन बताना शुरू कर दिए, ठीक है। तो सबसे पहले हिस्ट्री जानना है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जानना है, फिर फंक्शन जानना है, और फिर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो जिससे क्वेश्चन आता है एग्जाम में, दैट इज मॉनेटरी पॉलिसी और आपका क्रेडिट कंट्रोल, ठीक है। ये दो, इतना चीज हम लोग को आरबीआई में कवर करना होगा तो ही कंप्लीट होगा, ठीक है। तो आप लोग पेपर और पेन के साथ बैठिए और सुनते चले जाइए। मैम फंक्शन के बाद क्या बोले हैं? हाँ, फंक्शन फिर डिस्कशन करना है, पहले हिस्ट्री जान लीजिए। ओके। फंक्शन पे मैं आ रही हूँ। सेंट्रल बैंक पहले फोकस करिए। अभी आप कॉमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक में कंफ्यूज हो रहे थे। सेंट्रल बैंक हम आरबीआई को बोलते हैं, और आज का टॉपिक हमारा आरबीआई का ही है, ठीक है। तो सबसे पहले जो आरबीआई थी वो प्राइवेट ओन्ड बैंक थी। बात आई समझ में? रफली मैं समझाते चली जा रही हूँ, आप लोग लिखते चले जाइए रफली, और सबके पास होना चाहिए। मैं आराम से बोल रही हूँ, कोई सेंटेंस में मैं इलॉबरेट नहीं कर रही हूँ। नेट के प्रॉब्लम की वजह से आपको होगा लिखने में दिक्कत, ठीक है। छोटा छोटा पॉइंट लिखते चले जाइए, जो कि बस आपको नॉलेज हो जाए कि क्या हिस्ट्री बोल रहा है। हिस्ट्री क्या है आरबीआई का, कि सबसे पहले ये प्राइवेट ओन्ड बैंक थी, नंबर 1 पॉइंट, ठीक है। नंबर 2 पॉइंट ये होता है कि किसके रिकमेंडेशन पे आरबीआई, तो हिल्टन यंग कमीशन, ठीक है। देखिए हिल्टन, HILTON, हिल्टन यंग कमीशन, इनके रिकमेंडेशन पे, और द रॉयल कमीशन, ठीक है, और द इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस, इनके रिकमेंडेशन पे आपका आरबीआई आया था। कब, कौन से ईयर में? 1926 में। कब आया था इनका रिकमेंडेशन, कब आया था? 1926 में। क्लियर? यस मैम। उसके बाद एक्ट पास हुआ आरबीआई का, आरबीआई एक्ट 1934। सोच लीजिए, ये आजादी के पहले का ही है ये सारा। 1934 में एक्ट पास हुआ, ठीक है। फिर फंक्शनल हुआ 35 में, 1 अप्रैल 1935, 1 अप्रैल 1935। यहां तक समझ गए? 26 में रिकमेंडेशन हुआ, 34 में आपका एक्ट पास हुआ, 35 में फंक्शनल हुआ, और फिर बात करते हैं उसके हेड ऑफिस की। तो पहले उसका हेड ऑफिस था कोलकाता में, ठीक है, क्योंकि पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मेन पार्ट था वहीं से सारा ट्रेडिंग वगैरह होता था, कोलकाता से। ऑब्वियसली पहले था आपका कलकत्ता, कोलकाता तो बाद में हुआ ना, तो पहले कलकत्ता आप लोग लिखेंगे। कलकत्ता से पहले था आपका इसका हेड ऑफिस। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ कि आपका कोलकाता का, अगर आप मैप में देखेंगे, कि एकदम कॉर्नर पे लोकेटेड था वो। कोलकाता एकदम कॉर्नर पे लोकेटेड है, जिसकी वजह से सही से सारा फंक्शन नहीं हो पा रहा था, ठीक है, जिसकी वजह से उसको ट्रांसफर कर दिया गया बम्बई, ठीक है। और ये कब हुआ? 1937 में। नेहा आप लिख रहे हैं? क्योंकि ये याद रखने वाला चीज नहीं है, क्लास खत्म हो जाएगा भूल जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखें? प्राइवेटली ओन्ड है। प्राइवेटली मैम ओन्ड एक बार और बता दीजिए। बता रही हूँ, प्राइवेटली ओन्ड था। क्या? बम्बई ट्रांसफर कब किया? 1937 में, ठीक है। बात आ गई समझ? ठीक है। तो अब तक हम लोग ने ये डिस्कशन किया सुंदरम, कि ये प्राइवेट ओन्ड बैंक था सबसे पहले, ठीक है।
अब ना नेशनलाइजेशन हो गया, लेकिन पहले प्राइवेट ओन्ड था। फिर Yes, ma'am. 1926 में इसका रिकमेंडेशन किया इसके एस्टेब्लिशमेंट का हिल्टन यंग कमीशन, ठीक है। और फिर एक्ट पास हुआ 1934 में, ठीक है। Yes, ma'am. फिर 35 में इन्फोर्स हो गया, 1 अप्रैल 1935 में इन्फोर्स हो गया आरबीआई। उसके बाद इसके हेड ऑफिस की बात करें तो कोलकाता में था, क्योंकि उस वक्त ईस्ट इंडिया कंपनी उसी जगह को ज्यादा प्रायोरिटी देते थे। लेकिन बाद में क्या हुआ कि ज्यादा ट्रेडिंग वगैरह नहीं पॉसिबल हो पा रहा था, क्योंकि एक कॉर्नर पे वो सिचुएटेड था, जिसकी वजह से इसका हेड ऑफिस बाद में स्विच कर दिया गया बम्बई 1937 में। 1937 में वो मुंबई नहीं था, बम्बई ही था, ठीक है। तो बम्बई लिखेंगे और कोलकाता नहीं लिखेंगे, कलकत्ता ही लिखेंगे, ठीक है। और उसका जो पेड अप कैपिटल था आपका आरबीआई का उस वक्त 5 करोड़ था, ठीक है, 5 करोड़। अब उसके बाद जो चेंज हुआ था आपका 1949 के अराउंड नेशनलाइजेशन हुआ इसका, 47 में आजादी, ठीक है, 49 में नेशनलाइजेशन आरबीआई का पेड अप नेशनलाइजेशन। कैपिटल कितना था मैम? क्या? 5 करोड़। पेड अप कैपिटल 5 कितना था करोड़, मैम? 5 करोड़ नहीं सुनाई दे रहा क्या? Okay. 5 करोड़, ओके मैम। ठीक है। मैम नेटवर्क इश्यूज कर मेरे यहाँ। हाँ कोई बात नहीं। तो 5 करोड़ था आपका पेड अप कैपिटल। उसके बाद बात करें नेशनलाइजेशन की, तो नेशनलाइजेशन हुआ 1949 में, फाइन। 49 में आपका नेशनलाइजेशन ऑफ आरबीआई, यानी प्राइवेटली ओन्ड से स्विच हो गया गवर्नमेंट ओन्ड, है ना। प्राइवेटली ओन्ड से स्विच हो गया आपका गवर्नमेंट ओन्ड। अब कुछ फैक्चुअल डेटा आपसे पूछ लिया जाता है, जैसे फर्स्ट गवर्नर आपको याद रखना है उनका नाम, और फर्स्ट इंडियन गवर्नर उनका नाम, ठीक है। ये दो नाम आप याद रख सकते हैं, जैसे फर्स्ट, बाकी बीच में आप याद ऐसे रीड आउट कर सकते हैं, लेकिन नहीं पूछा जाता जनरली। तो फर्स्ट गवर्नर जो इंडियन नहीं थे वो थे सर ऑसबोर्न, OSBORNE, ऑसबोर्न। ये जो गवर्नर रहे आपका 1935 से लेकर के 37 तक रहे, ठीक है। फर्स्ट गवर्नर जो सर ऑसबोर्न थे वो 1935 से लेकर के 37 तक रहे। डन। अब आगे बढ़ते हैं। यस मैम। अब बाकी बीच में क्या हुआ, कौन गवर्नर है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो आप रीड कर लीजिएगा एक बार। लेकिन इंडियन गवर्नर पूछा जा सकता है। तो फर्स्ट इंडियन गवर्नर थे जो पहले फाइनेंस मिनिस्टर भी थे, सीवी देशमुख। सीवी देशमुख 1943 से लेकर के 49, सीवी देशमुख 1943 से लेकर के 1949। ठीक है। और बाकी ये तो आप लोग जानते हैं कि नोट प्रिंट, क्या? देशमुख, सीवी देशमुख, बस यही ईयर मैंने कहा कि कब से कब तक थे, तो 1943 से लेकर के 49 तक थे। ओके मैम। ठीक है। और ये तो आप जानते हैं कि जो लोग नहीं जान रहे थे वो लिख लीजिए कि नोट प्रिंटिंग का जिम्मा आरबीआई को ही दिया गया है, ठीक है। कॉइन मिंटिंग का काम इनको नहीं दिया गया। तो नोट प्रिंटिंग बोलते हैं और कॉइन मिंटिंग बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो कॉइन मिंटिंग का काम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फाइनेंस मिनिस्टर के पास है, ठीक है, और नोट प्रिंटिंग का जिम्मा आरबीआई के पास है, ठीक है। अब बात करते हैं आरबीआई या स्ट्रक्चर ऑफ आरबीआई की। अगर मैं बात करूं तो स्ट्रक्चर में आरबीआई गवर्न होते हैं सेंट्रल बोर्ड डायरेक्टर्स के द्वारा, गवर्न बाय सेंट्रल बोर्ड डायरेक्टर्स, सेंट्रल बोर्ड डायरेक्टर्स, ठीक है। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा गवर्न होता है आपका आरबीआई, जो 4 साल तक रहते हैं, ठीक है। कौन कौन होते हैं? एक ऑफिशियल डायरेक्टर होते हैं, ठीक है, एक ऑफिशियल डायरेक्टर होते हैं। ऑफिशियल डायरेक्टर कौन होते हैं? आगे लिखिए, गवर्नर। मतलब ऑफिशियल डायरेक्टर कौन होते हैं वो मैं बता रही हूँ, ठीक है। ऑफिशियल डायरेक्टर में कौन कौन? गवर्नर पहले आ गए, राइट। और गवर्नर के साथ 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, ठीक है, या 4 डिप्टी डायरेक्टर होते हैं, फाइन। तो ये सब ऑफिशियल डायरेक्टर में आ गए। हो गया? हुआ?
यस मैम। यस मैम। मैम। अब आगे बढ़ते हैं, नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर की बात करें तो नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर में 10 डायरेक्टर्स होते हैं। नॉन ऑफिशियल 10 डायरेक्टर्स प्लस 2 गवर्नमेंट ऑफिशियल, 2 गवर्नमेंट ऑफिशियल, 10 directors plus 2 government officials plus 4 other officer or director plus 4 other officers or director। ठीक है, अब स्ट्रक्चर की बात करें तो अब स्ट्रक्चर लिखिए, मतलब हायरार्की आपको अब जानना है क्या हायरार्की है। तो आरबीआई में जब भी न्यूज आएगा तो देखिए गवर्नर का इंटरव्यू जरूर होता है, तो सबसे हेड पे आपके आरबीआई में गवर्नर ही होते हैं। ठीक है, तो सबसे ऊपर स्ट्रक्चर में लिखिए गवर्नर। निधि समझ पा रहे हैं आप? सबसे ऊपर यस मैम। गवर्नर, उसके नीचे डिप्टी गवर्नर, उसके नीचे डिप्टी गवर्नर, हो गया। फिर उसके बाद एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सुनाया, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। ठीक है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, डिप्टी गवर्नर के बाद एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। उसके बाद मैम ये जो लाइन है नॉन डायरेक्टर, नॉन डायरेक्टर में क्या क्या था? एक बार नॉन रिपीट कर डायरेक्टर दीजिए। नहीं, नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर। एक मैंने नॉन लिखा है ऑफिशियल हाँ, एक मैंने लिखा है ऑफिशियल डायरेक्टर, एक मैंने लिखा है नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर। नॉन। तो ऑफिशियल डायरेक्टर में आपके जो गवर्नर होते हैं और 4 डिप्टी गवर्नर जो होते हैं वो आ जाते हैं। ठीक है, नॉन ऑफिशियल में 10 डायरेक्टर्स होते हैं और उसके अलावा 2 गवर्नमेंट ऑफिशियल होते हैं और 4 अदर ऑफिसर्स या डायरेक्टर होते हैं। ओके मैम। हो गया सतीश? यस मैम। हाँ, अब स्ट्रक्चर में लिखवा रही थी, तो स्ट्रक्चर में सबसे पहला हेड पे है गवर्नर। जैसे देखिए स्ट्रक्चर गवर्नर, उसका डिप्टी हाँ, गवर्नर, जैसे कॉलेज की अगर मैं बात करूं, कॉलेज में ऊपर डायरेक्टर, फिर एचओडी, फिर टीचर, ऐसे है ना हायरार्की। तो वही बैंक में कैसे हायरार्की होते हैं, इस तरीके इसको हायरार्की हम लोग बोलते हैं। तो आरबीआई में पहले गवर्नर, फिर डिप्टी गवर्नर, फिर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, फिर प्रिंसिपल चीफ जनरल मैनेजर, फिर प्रिंसिपल चीफ जनरल मैनेजर, फिर प्रिंसिपल चीफ जनरल मैनेजर के नीचे होते हैं चीफ जनरल मैनेजर। ठीक है, फिर नीचे होते हैं डिप्टी जनरल मैनेजर, फिर होते हैं डिप्टी जनरल मैनेजर, फिर होते हैं असिस्टेंट जनरल मैनेजर, ड्यूटी, उसके नीचे असिस्टेंट, उसके नीचे मैनेजर, और मैनेजर के नीचे होते हैं असिस्टेंट मैनेजर। ये है आपका ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की या स्ट्रक्चर ऑफ आपका आरबीआई। अब आता है फंक्शंस। मैम, ठीक है, हाँ, मैम डिप्टी जनरल मैनेजर के बाद कौन होता है? ड्यूटी के बाद हुआ असिस्टेंट जनरल मैनेजर, ड्यूटी फिर असिस्टेंट फिर मैनेजर फिर असिस्टेंट मैनेजर। ठीक है, असिस्टेंट जनरल मैनेजर ऊपर था, फिर नीचे फिर मैनेजर आया, फिर मैनेजर के नीचे फिर असिस्टेंट मैनेजर आया। ठीक है, याद रखना इजी है, उसको एक बार देख लेंगे कि सबसे पहले ऑब्वियसली जनरल मैनेजर ऊपर आता है, फिर मैनेजर आता है, राइट। गवर्नर सबसे ऊपर पता है ही, उसके जस्ट नीचे डिप्टी गवर्नर पता है ही। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थोड़ा आपको देखना होगा, 3 चीज आप देखेंगे उसके बाद आप लिख जाएंगे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, फिर प्रिंसिपल चीफ जनरल मैनेजर, फिर चीफ जनरल मैनेजर। चीफ प्रिंसिपल ज्यादा बड़ा होता है ना, प्रिंसिपल बड़ा, फिर चीफ जनरल मैनेजर उससे नीचे, फिर डिप्टी जनरल मैनेजर, फिर असिस्टेंट जनरल मैनेजर, उसके बाद सिर्फ मैनेजर, और फिर लास्ट में असिस्टेंट मैनेजर। ठीक है, मैनेजर असिस्टेंट मैनेजर के नीचे, असिस्टेंट मैनेजर नीचे होता है, तो जनरली बैंक सब में भी हम लोग देखते हैं असिस्टेंट मैनेजर नीचे है मैनेजर के कंपैरिजन, इसमें तो कंफ्यूजन होगा नहीं। चलिए अब हम लोग जानेंगे फंक्शन। ठीक है, इतना जानने के बाद हमको जानना है फंक्शंस। अब आइए फंक्शंस। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख लिए करेंसी को रेगुलेट करें, तो करेंसी को क्या कर रहे हैं हम लोग, इशू भी करने का जिम्मा आरबीआई का, फॉरफीचर करने का भी जिम्मा आरबीआई का। ठीक है, फिर री इशू करने का जिम्मा भी आरबीआई का। बात समझ पा रहे हैं? मतलब इशू तो करती है आरबीआई, अगर मान लीजिए कोई नोट अगर नहीं चलाना है उसको वापस लेने का भी जिम्मा आरबीआई का, और फिर वापस से किसी को री इशू करना है तो वो भी जिम्मा आपका आरबीआई का। क्लियर?
ठीक है, इसको आप लोग जो नोट्स बनाएंगे क्लास खत्म होने के बाद, मतलब सजेशन तो यही है कि क्लास जैसे खत्म हो आप लोग नोट्स बना लीजिए शॉर्ट में, की नोट्स। ठीक है, तो यहाँ पे रेगुलेशन ऑफ करेंसी लंबा चौड़ा नहीं लिखना है, की पॉइंट ही लिखना है हम लोगों को। नेक्स्ट इज परफॉर्मेंस ऑफ जनरल बैंकिंग एंड एजेंसी सर्विस फॉर द स्टेट। जनरल बैंकिंग में जितना भी आ रहा है आपका बैंक को एडवाइस करना, ठीक है, वो सब आ जाएगा इसमें। फिर कस्टडी ऑफ कैश रिजर्व फॉर कॉमर्शियल बैंक। आगे हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी में पढ़ेंगे कैश रिजर्व रेशियो, आगे पढ़ेंगे हम लोग कैश रिजर्व रेशियो, दिखा दूं मैं, मॉनेटरी पॉलिसी में होगा ये। बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, रेपो रेट, सीआरआर नहीं दिया हुआ है, ये रहा इस जगह। ठीक है, जब हम इस पोर्शन में आएंगे तब सीआरआर डिटेल में डिस्कशन करेंगे। अभी बस सीआरआर आप इतना जानिए, इसको कहते हैं कैश रिजर्व रेशियो, यानी कुछ कैश कॉमर्शियल बैंक को रिजर्व रखना होता है इनके पास, आरबीआई के पास। ठीक है, उसके बाद जो अमाउंट बचता है उससे ही वो अपना जो बिजनेस वाला काम होता है, फर्दर लोन देना या जो भी काम करना है वो उसके बाद ही कर सकते हैं। और वो अमाउंट कितना रखना चाहिए, कितना परसेंट हम बैंक के पास रखेंगे, आरबीआई के पास रखेंगे, वो डिसाइड भी आरबीआई ही करती है। ठीक है, बेसिकली ये सारा मेथड है ताकि वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल में ला सके। ठीक है, बात समझ रहे हैं, और डिटेल में हम लोग डिस्कशन करेंगे जब यहाँ पे आएंगे, और यही मेन पार्ट है आपका आरबीआई का, मॉनेटरी पॉलिसी। और फिर आगे बढ़ते हैं फंक्शंस में। कस्टडी ऑफ कैश रिजर्व हो गया, कस्टडी एंड मैनेजमेंट ऑफ नेशंस रिजर्व ऑफ इंटरनेशनल करेंसी, हम लोग फेमा पढ़ के आए हैं। ठीक है, फेमा में हम लोगों ने देखा कि आरबीआई किसका रोल प्ले करती है फेमा में, एडमिनिस्ट्रेटिव रोल प्ले करती है आरबीआई, है ना। तो फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व रखने का भी जिम्मा आपका आरबीआई का, ये भी एक फंक्शन है उसका। फिर ग्रांटिंग ऑफ अकोमोडेशन इन फॉर्म ऑफ रीडिस्काउंटिंग और कोलैटरल एडवांसेस इज टू कॉमर्शियल बैंक, बिल ब्रोकर्स एंड डीलर। रीडिस्काउंटिंग हम लोग ऑलरेडी पहले भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में डिस्कशन कर लिए थे कि लाइक कहीं हम कोई अगर पेमेंट देता है तो वो जो मतलब डिस्काउंटिंग का एक पेमेंट वाला बिल देता है ना, बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है, वो हम लेकर के जाते हैं आरबीआई के पास कि हाँ उसी से हम लोग ट्रांजैक्शन कर लेते हैं। फाइन, इसी को कहते हैं हम लोग रीडिस्काउंटिंग। ठीक है, फिर क्लियरेंस अरेंजमेंट अमंग बैंक। क्लियरेंस अरेंजमेंट अमंग बैंक कहने का मतलब है एक बैंक मान लीजिए कैनरा बैंक है, एक बैंक मान लीजिए बड़ौदा बैंक है, तो इन दोनों के बीच में जो क्लियरेंस होगा उसमें ये हेल्प करती है, मीडिएटर का काम करती है आरबीआई। ठीक है, एंड नेक्स्ट वन इज कंट्रोल ऑफ क्रेडिट in accordance with need of business with a view of carrying out broad monetary policy adopted by the state। मतलब जो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट वाला जो है ना, बैलेंस ऑफ पेमेंट एक्सपोर्ट इंपोर्ट कितना हो रहा है, इसको बैलेंस करने का भी जिम्मा इसका होता है आरबीआई का। ठीक है, और फिर एक यहाँ पे लाइन है कंट्रोल ऑफ क्रेडिट, कहने का मतलब है कि हम मार्केट में कितना कैश फ्लो करना चाहिए, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है कि घट रहा है, वो सब भी चेक करने का जिम्मा आरबीआई का होता है। अगर जैसे लगता है कि अब महंगाई बढ़ रही है, महंगाई कब बढ़ रही है, प्राइस कैसे बढ़ रहा है, क्योंकि लोगों के पास परचेसिंग पावर ज्यादा है, तो परचेसिंग पावर खींचने के लिए, मार्केट से कैश का इनफ्लो रोकने के लिए फिर आरबीआई सर्टेन स्टेप लेती है। ठीक है, और वही सारा स्टेप जो क्रेडिट कंट्रोल सिस्टम है आपका, सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो, ये सब हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी फिलहाल आप ये जानिए कि कंट्रोल ऑफ क्रेडिट भी करती है आपका आरबीआई। फाइन, यहां तक क्लियर है? यस मैम। यस मैम। चलिए तब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आगे देखिए लिखा हुआ है, ब्रॉडली स्पीकिंग, सेंट्रल बैंक हैज 3 ऑब्जेक्टिव, नेमली मॉनेटरी स्टेबिलिटी, ठीक है, जो अभी मैंने बताया कंट्रोल, क्रेडिट कंट्रोल करना, इंक्लूडिंग स्टेबिलिटी ऑफ डोमेस्टिक प्राइसेस। फाइन, फिर मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल वैल्यू ऑफ नेशंस करेंसी एंड इशू ऑफ करेंसी। ये सारा मतलब इन शॉर्ट समराइज करके बताया गया है कि सेंट्रल बैंक का यही मेन काम होता है, मॉनेटरी स्टेबिलिटी लाना, डोमेस्टिक प्राइस को कंट्रोल करना, और नेशनल वैल्यू ऑफ नेशंस करेंसी, मतलब रुपी का जो वैल्यू है उसको रेगुलेट करना, कंट्रोल करना और इशू करना करेंसी को। ठीक है,
फर्दर यहाँ पे दोनों के बीच में डिफरेंस दिया हुआ है, सेंट्रल बैंक और कॉमर्शियल बैंक में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले तो आपको दिखेगा कि ये सेंट्रल बैंक का, कॉमर्शियल बैंक का मेन पर्पस होता है प्रॉफिट अर्न करना, ठीक है, लेकिन सेंट्रल बैंक का ऐसा कोई मोटिव नहीं है कि प्रॉफिट वो अर्न करे। जो ये एडवाइजरी रोल ज्यादा प्ले करती है, इसका मेन आता है मतलब प्रॉफिट या मान लीजिए मेन जो इनकम होता है, मेन जो रेवेन्यू होता है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी से होता है, ठीक है। आपको पता होगा गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेचने का जिम्मा आरबीआई का ही होता है। गिल्ट एज मार्केट, अगर संदीप आपको अगर कोई नॉलेज हो तो, जो लोग, और ये क्या नाम है, अभिनव, जो स्टॉक वगैरह ट्रेडिंग वगैरह करते हैं, इन लोगों को थोड़ा बहुत ये नॉलेज भी होता है। गिल्ट एज मार्केट के बारे में सुने हैं? नहीं सुने तो इस चैप्टर में सुन लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ा जाए। Although it make huge contribution to the general revenue, its objective is not to make profit. It does not allow interest on deposit. Its profit are mainly through its dealing in government securities. ठीक है, ये हाईलाइट कर लीजिए कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में ही डील करना इसका मेन प्रॉफिट वहीं से आता है, which is hold in reserve against note issue and interest on advance and loan which it grant to state government and other financial institution including commercial bank. मतलब अगर गवर्नमेंट कुछ एडवांस भी पैसा चाहिए होता है गवर्नमेंट को, तो वो आरबीआई ही देता है, ठीक है। कॉमर्शियल बैंक के पास अगर कोई शॉर्टेज होता है या मान लीजिए ज्यादा अगर पैसा, तो बैंक रेट करके एक टर्म आता है, अगेन वो मॉनेटरी पॉलिसी में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, वो भी आरबीआई के पास रखना होता है। फाइन, अब आ जाइए। सेंट्रल बैंक एक्ट एज अ ऑर्गन ऑफ द स्टेट. The ultimate responsibility of framing and executing economic policy is that of the state, and therefore central bank has to advance the policy of the state. For that purpose, central bank act as a close collaboration with finance minister and other economic ministries. यानी जो भी economic related जो भी decision लेना होता है, उसमें ये एडवाइजरी रोल प्ले करती है। फाइनेंस मिनिस्टर भी बिना इन लोगों के कंसल्ट किए मतलब कोई डिसीजन नहीं ले सकते, ठीक है। तो ये था आप लोगों का। फिर मनी एंड बैंकिंग, whereas other bank have largely public dealing, the central bank's dealings are with government, center and state bank and other financial institution, ठीक है। कॉमर्शियल बैंक हम आम जनता लोगों के लिए होता है, ठीक है, पब्लिक डीलिंग होता है कॉमर्शियल बैंक में, ठीक है। चाहे आप आईसीआईसी में जाइए, कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हम लोग पढ़ के आ रहे हैं, उसमें पब्लिक डीलिंग होता है। लेकिन सेंट्रल बैंक में कोई पब्लिक डीलिंग नहीं होता है, उसका डीलिंग होता है गवर्नमेंट से या डायरेक्ट बैंक से या अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, ठीक है। Whereas other bank mobilize savings and channelize them into proper use, the central bank role is to ensure that the other banks conduct their business with safety, security, and in pursuance of national plan priority and objective of economic and social development, ठीक है। यहाँ कहने का मतलब जहाँ जनरल बैंक का, जो कॉमर्शियल बैंक का है, उसका मेन पर्पस जहाँ होता है चैनलाइज करना, सेविंग को मोबिलाइज करना, यहाँ पे सेंट्रल बैंक का मेन रोल होता है कि वो सारे बैंक का सेफ्टी इंश्योर करे। बैंक का ही नहीं बल्कि जनरल हम आम आदमी लोगों का जो पैसा है उसका सेफ्टी इंश्योर करे। फाइन, ये है मेन पर्पस आपका आरबीआई का। आगे क्या दिया हुआ है, रोल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में पहला तो ये एपेक्स मॉनेटरी इंस्टीट्यूशन है ऑफ द हाईएस्ट अथॉरिटी इन इंडिया, ठीक है। इससे बड़ा बैंक है ही नहीं इंडिया में। सबसे एपेक्स मतलब क्या हुआ, सबसे बड़ा, सबसे ऊपर, ठीक है। तो आरबीआई एपेक्स मॉनेटरी इंस्टीट्यूशन है ऑफ द हाईएस्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। Consequently, it play an important role in strengthening, developing and diversifying the country's economic and financial structure, ठीक है। उसके बाद है, it is responsible for maintenance of economic stability. कैसे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, अगेन मॉनेटरी और क्रेडिट कंट्रोल वाले चैप्टर सेक्शन में जब हम लोग आएंगे तब हम लोग को और क्लियर होगा, ठीक है। जब हम लोग मॉनेटरी कर लेंगे, क्रेडिट कंट्रोल मतलब आगे दिखा दूं मैं आपको, दो फंक्शन मेन होता है, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, ठीक है। ये फंक्शन कर लेने के बाद वापस से जब ये लाइन पढ़िएगा ना तो और ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है। ये है क्वांटिटेटिव, जिसमें बैंक रेट आता है, ओपन मार्केट ऑपरेशन आता है, वेरिएबल रिजर्व रिक्वायरमेंट जिसके अंदर दो आता है, कैश रिजर्व रेशियो और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ठीक है। फिर आता है रेपो रेट, रिजर्व रेपो रेट। ये सारा टर्म जब आप समझ जाएंगे तो फंक्शन और बेटर क्लियर होगा। अब देखिए नेक्स्ट है क्वालिटेटिव एंड सेलेक्टिव मेजर। इसके अंदर सिक्योरिंग लोन रेगुलेशन बाय फिक्सिंग अ मार्जिन रिक्वायरमेंट, ठीक है, वो हम लोग जानेंगे कि मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या होता है। इसके अलावा जानेंगे कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशन क्या होता है। फिर इश्यू ऑफ डायरेक्टिव्स क्या होता है, मतलब कॉमर्शियल बैंक बोल रही है, सेंट्रल बैंक कुछ डायरेक्शन कॉमर्शियल बैंक को देती है, ठीक है।
वो आता है आपका इशू ऑफ डायरेक्टिव में। फिर रैशनिंग ऑफ क्रेडिट और लास्ट में मोरल सुएशन। ठीक है, तो ये दोनों पढ़ने के बाद वापस से जब हम फंक्शन पढ़ेंगे तो और ज्यादा क्लियर होगा, क्योंकि सारा टर्म इन सारे चीजों से रिलेटेड है। ठीक है, तो इतना हम लोग को जानना है आरबीआई में, उसके बाद ये आरबीआई खत्म होगा। ठीक है, उसके बाद कॉमर्शियल बैंक शुरू हो जाएगा। फाइन, अब आगे फिर से बढ़ते हैं। रोल में कहां तक पढ़े हम लोग? मेंटेनेंस ऑफ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, यानी मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव मेथड के थ्रू ये इकोनॉमिक में स्टेबिलिटी लाती है। फाइन, उसके बाद इट इज इंडियाज इमिनेंट पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर कंट्रोलिंग द कंट्रीज मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल करने का जिम्मा आपका आरबीआई को ही दिया हुआ है। और नेक्स्ट, एडवाइजरी फंक्शन। फाइन, इट एक्ट एज ए एडवाइजरी टू किसको? गवर्नमेंट को। यहाँ से गवर्नमेंट लिखा, लेकिन सेंट्रल बैंक को भी, कॉमर्शियल बैंक को भी एडवाइस देती है। ठीक है, इट एक्ट एज एन एडवाइजर to the government and its economic and financial policy, and it also represent the country in international economic forum. ठीक है, कंट्री को रिप्रेजेंट करती है इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम में। फाइन, इसके अलावा यहाँ नेक्स्ट लाइन में कॉमर्शियल बैंक की बात आ गई। इट एक्ट एज अ फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड, किसकी? कॉमर्शियल बैंक की। इनफैक्ट इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ एन adequate and sound banking system in the country and for growth of organized money and capital market. ठीक है, फिर इंडिया बीइंग अ डेवलपिंग कंट्री, द आरबीआई हैज टू कीप इन्फ्लेशनरी ट्रेंड अंडर कंट्रोल। ठीक है, इन्फ्लेशनरी ट्रेंड मतलब ज्यादा महंगाई हम लोग को बढ़ने नहीं देना है और इन्फ्लेशन कम भी होने नहीं देना है, बैलेंस करके रखना है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आरबीआई की है। ठीक है, एंड टू सी दैट मेन प्रायोरिटी सेक्टर, मेन प्रायोरिटी सेक्टर मतलब जिस पे ज्यादा ध्यान देना है। ठीक है, प्राइमरी लेंडिंग सेक्टर इसको हम लोग बोलते हैं, कि इन लोगों के लिए क्या होता है कि हम लोग थोड़ा लोन वगैरह में थोड़ा बहुत छूट देते हैं ताकि ये सारा सेक्टर ग्रो करे। कौन कौन आता है प्राइमरी लेंडिंग सेक्टर में? एग्रीकल्चर, एक्सपोर्ट और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। ठीक है, गेट क्रेडिट एट चीप रेट, मतलब प्रायोरिटी लेंडिंग सेक्टर के अंदर जो जो आएगा उसको क्रेडिट मतलब उधार मिलेगा, मतलब बहुत सस्ते रेट पे। फाइन, अब आगे बढ़िए। इट हैज आल्सो टू प्रोटेक्ट द मार्केट फॉर गवर्नमेंट सिक्योरिटी एंड चैनलाइज क्रेडिट इन डिजायर्ड डायरेक्शन। ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी में मैंने पहले बताया है कि ये डील करने का जिम्मा आरबीआई के पास है। ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी में डील करती है, ये भी हाईलाइट करें। डन, अब आ जाइए फंक्शंस ऑफ आरबीआई। यहाँ पे लिखा हुआ इशू ऑफ करेंसी, ऑलरेडी जान गए, इशू करने का जिम्मा बैंकर टू गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट को अगर कोई एडवांस चाहिए होता है तो वो आपका टी बिल के थ्रू, गवर्नमेंट सिक्योरिटी के थ्रू, ये सब आपको गवर्नमेंट को प्रोवाइड किया जाता है। फाइन, फिर बैंकर्स बैंक, बैंकर्स बैंक यानी यहाँ पे हम बैंकर को भी क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं। आगे देखिए, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रहता है वो आरबीआई के पास रहता है। कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट डिस्कशन कर लिए। फिर प्रमोशनल फंक्शन, प्रमोशनल फंक्शन कहने का मतलब कुछ कुछ काम था जो पहले आरबीआई के पास ही था, लेकिन बाद में उसको अलग अलग कर दिया ब्रांच, लाइक नबार्ड है, एग्जिम बैंक है, सिडबी है। ठीक है, सिडबी जैसे स्मॉल इंडस्ट्री के लिए सिडबी हो गया, एक्सपोर्ट के लिए एग्जिम बैंक हो गया। ठीक है, तो ये सब, रूरल बैंक के लिए नबार्ड हो गया। ठीक है, तो ये प्रमोशनल फंक्शन प्ले करती है आपका आरबीआई। कैसे? अपार्ट फ्रॉम ट्रेडिशनल फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक, the RBI also perform a variety of developmental and promotional function. It is responsible for promoting banking habit among people and mobilizing saving from every corner of the country. It has also taken up the responsibility of extending the banking system, territorial and functional. मतलब कोशिश है कि पूरे हर जगह, मतलब रूरल सेक्टर में भी किसी ना किसी तरीके से इंटर करे बैंकिंग। ठीक है, तो बैंकिंग का थोड़ा एक वाइडर स्कोप बनाया जाए, सबके पहुंच में है, इसीलिए आप देखते होंगे ये सब थोड़ा करंट नॉलेज वाली चीज है, जैसे आप फाइनेंशियल इंक्लूजन। ठीक है, ये सब जो स्कीम लाया जाए, इसका मेन मकसद क्या था कि लोगों को बैंक के साथ जोड़ना। जीरो बैलेंस पे अकाउंट, फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या है कि जीरो बैलेंस पे आप अकाउंट खोल सकते हैं, हर गरीब लोग बैंकिंग से जुड़े। ठीक है, ये सब स्कीम लाया गया था ताकि वो सब लोग जाने बैंक के बारे में, फाइन, नॉलेज रखें। Initially, it had also taken up the responsibility of provision, ये वही है
कि एग्रीकल्चर हो गया, ट्रेड हो गया, स्मॉल इंडस्ट्री के लिए पहले वो भी जिम्मा आरबीआई का ही था, लेकिन बाद में इस सारे फंक्शन को हैंड ओवर किया गया नाबार्ड को, एक्जिम को और सिडबी को रेस्पेक्टिवली। किसका क्या काम है डिस्कशन हो चुका है, ठीक है। सिडबी ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। एक्जिम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बैंक बोला जाता है, नाबार्ड एग्रीकल्चर के लिए, ठीक है। तो ये तीन आपका बैंक जो पहले आरबीआई करती थी, फिर बाद में इसको हैंड ओवर कर दिया गया तीनों सेक्टर को, ठीक है। फिर ये तो आगे देख लिए ओवरऑल क्रेडिट एंड मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ द इकोनॉमी, और लास्ट में कलेक्शन एंड पब्लिकेशन ऑफ डाटा। ये क्या कह रहा है, ये जो कलेक्शन एंड पब्लिकेशन ऑफ डेटा है, जैसे मान लीजिए क्या रेट चल रहा है आपका, एफडीआई का क्या है पोजीशन, एफपीआई का क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्या है, ये सारा भी लगभग मंथली बुलेटिन पब्लिश होता है जो आरबीआई करती है। तो उसमें हम लोग को पता चल पाता है कि क्या स्टैटिस्टिक है, ठीक है। तो ये भी जिम्मा आपका आरबीआई का है, कलेक्शन एंड पब्लिकेशन ऑफ डेटा, फाइन। तो ये है रोल, इसी का जस्ट जो ऊपर हम लोग पढ़े उसी का जस्ट इसमें पॉइंट वाइज दिया है। इशू ऑफ करेंसी, बैंकर्स टू बैंक, बैंकर्स बैंक और कस्टोडियन ऑफ फॉरेन करेंसी, फॉरेन रिजर्व, कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट और प्रमोशनल फंक्शन, और लास्ट में कलेक्शन एंड पब्लिकेशन ऑफ डेटा। ये इसका मेन फंक्शन है। उसके बाद अब ये थोड़ा टेक्निकलिटी पे आ जाएगा जो हम लोग नेक्स्ट क्लास से करेंगे, इंडियन मॉनेटरी पॉलिसी, फाइन। और इस पे थोड़ा फ्रेश होके आइए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन रहता ही रहता है, फाइन। यस सर।